करते हैं क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे आपका मार्केट के बारे में। ये डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पर हमने कल छोड़ा था, इसका आगे पढ़ते हैं। डी मटीरियलाइजेशन को अलग अलग करते हैं। डीमटेरियलाइजेशन को अलग अलग करने पर मुझे मिला डी मैट और फिर मिला रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है पैसे मिलना, पैसे लेना, रियलाइज करना। और डीमैट का मतलब होता है डीमैट के थ्रू, डीमैट अकाउंट। तो डीमटेरियलाइजेशन का मतलब हो गया अपनी सिक्योरिटी को अपने डीमैट अकाउंट में डालना। तो डीमटेरियलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, जो पहले आपके फिजिकल शेयर के सर्टिफिकेट होते थे, उन्हें आप अपने डीमैट में जब डालते हैं तो उसे बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। जब आप उसे अपने डीमैट अकाउंट में डाल देते हैं तो उसे बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। मतलब फॉर्म में हो जाता है सर। हाँ, फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में वो आपके पास आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। तो कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इनटू सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसे बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। दिस मेक्स ट्रेडिंग एंड हैंडलिंग सिक्योरिटी मोर एफिशिएंट एंड सिक्योर। इसकी वजह से आपको सिक्योरिटी बेचना भी इजी हो जाता है, खरीदना भी और रखना भी। फिजिकल फॉर्म तो खराब भी हो सकते हैं, डीमैट फॉर्म में तो कुछ होगा ही नहीं। अगला नाम है रीमटेरियलाइजेशन। सर पहले आपका शेयर डीमटेरियलाइज फॉर्म में था, आप उस नहीं चाहते थे वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहे, तो आपने उसे वापस फिजिकल में कन्वर्ट कर लिया। इस चीज को बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन। तो एक हमने आपको ऐसा लेकिन होता नहीं है सर। हाँ जी, ऐसा हो ऐसा जाता है, क्यों होता है। नहीं होता है। देखिए, जब कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा हों तो वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं। अब अगर मान लीजिए कंपनी के शेयर होल्डर बहुत कम हो गए, वो पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड बनना चाह रही है। पब्लिक लिमिटेड मतलब उसके करोड़ों शेयर थे, वो करोड़ों के करोड़ों शेयर मैंने अकेले ने खरीद लिए। एक मैंने खरीद लिए और एक मेरे छोटे भाई ने खरीद लिए। तो अब इस कंपनी में कितने शेयर होल्डर है? 2। और पब्लिक कंपनी होने के लिए तो 7 शेयर होल्डर मिनिमम है, 7। तो ये अगर 7 से कम हो जाएगा तो या तो इसे कंपनी बंद करनी पड़ेगी या उसे प्राइवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब 2 ही शेयर होल्डर है तो हमने डिसाइड किया यार इसे ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के, नुकसान बहुत है। कोई भी एनालिस्ट आएगा वो हमें कहेगा कि जी मुझे आपका एनालिसिस करना है तो मुझे करवाना पड़ेगा। कोई भी बंदा आके कभी भी चेकिंग कर लेता है पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की नहीं कर सकता कोई भी एकदम से, है ना। तो पब्लिक लिमिटेड बनाने से ऑडिट भी कराना पड़ता है, कई तरह के डायरेक्टर भी रखने पड़ते हैं, हर बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी बड़े से छोटी हो गई है तो वो उसे पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करा सकती है। तो जब वो अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट कराती है, वो कहती है डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखने के भी खर्चे बहुत हैं। हर साल इस रजिस्टर की कॉपी भेजो, ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाओ, सीडीआर रिपोर्ट बनाकर सेबी को सबमिट करो, रिपोर्ट बनाओ, मीटिंग करो, सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो बड़े पंगे हैं। तो यार प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं। तो हम प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे तो हम अपने मटेरियलाइज फॉर्म को, डीमटेरियलाइज फॉर्म को मटेरियलाइज कर सकते हैं, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, क्योंकि अब 2 ही तो बंदे रह गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी छोटी हो जाए किसी भी वजह से कि आपने अपनी कंपनी का बहुत बड़ा पार्ट बेच दिया, अब जो बची है कंपनी उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती ज़्यादा, तो फिर वो मटेरियलाइज फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये आपकी चॉइस है और अगर आप चाहोगे तो ऐसा हो सकता है। हालांकि मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है किसी कंपनी ने ऐसा किया हो, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, तो लेकिन हो सकता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ते हैं आगे। तो रीमटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कन्वर्ट करते हो आप इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी को बैक इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट अपॉन द इन्वेस्टर रिक्वेस्ट, जब इन्वेस्टर कहता है तब। और ये जरूरी नहीं है पूरी की पूरी कंपनी का ही करोगे आप। अगर खाली इन्वेस्टर कह रहा है जी मेरे वाले कर दो, तो ठीक है आपके वाले कर देंगे, क्या हो गया, आपकी मर्जी, संभाल लो। तो फिर कंपनी सेबी को रिक्वेस्ट करती है कि सर इस वाले कस्टमर को इसको फिजिकल फॉर्म में कर दो, वो कर देती है। चलिए, टाइप्स ऑफ शेयर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर जरा 2-3 तरह के होते हैं, पढ़ा देता हूँ। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर मतलब ऑर्डिनरी, वोटिंग एंड नॉन वोटिंग शेयर्स। एक शेयर को वोटिंग का अधिकार है, एक को नहीं है। ये पहले हुआ करते थे, अब एक ही तरह के शेयर होते हैं, सबको वोटिंग का अधिकार होता है इक्विटी शेयर। बोनस शेयर हम आपको बता चुके हैं, जो कंपनी अपने शेयर को फ्री में दे देती है। किसको देती है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें अपना शेयर फ्री में देती है, जो 2 वालों को 1 दे दूंगी या 1 शेयर पे 1 शेयर फ्री दे दूंगी, तो उसे बोलते हैं बोनस शेयर। राइट शेयर हमने आपको बताया था। राइट शेयर मतलब कि जब कंपनी कहती है जिसके पास कंपनी के 10 शेयर है हम उसे 1 शेयर फ्री में दे देंगे, तो वो बोनस शेयर है। जब कंपनी कहती है किसी के पास अगर 10 शेयर है तो हम कंपनी का 1 शेयर उसे आधे रेट में देंगे, कुछ कम पैसे लेके कुछ कम पैसे में देते हैं।
डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं, तो फिर वो क्या बनता है डिस्काउंटेड प्राइस वाला? राइट शेयर। डिस्काउंटेड प्राइस वाला क्या बनता है? राइट शेयर। अगला आपने बताया था स्वेट इक्विटी शेयर। ये लिखा तो स्वेट है लेकिन लिखी तो स्वीट है, SWEET। स्वीट, स्वीट मतलब मीठा। सर ये जो आपने बताया कि डिस्काउंट प्राइस में जो मिलता है तो उसको राइट शेयर करते हैं, तो जी। कभी ऐसा भी तो होता होगा कि वो प्रीमियम पर भी उसको दिया जाता होगा, ऐसा होता है? प्रीमियम पर जो दिया जाएगा वो तो नॉर्मल शेयर है ना। 100 का शेयर 120 में बेच रहे हो तो आप नॉर्मल आदमी को बेचोगे ना। नहीं नहीं, हम राइट शेयर की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? राइट शेयर का मतलब ही ये है कि आपको कुछ फायदा मिलेगा। जो चीज मार्केट में 500 की आपको 400 में मिल रही है तो 100 रुपए का आपको फायदा होगा। इसी को तो राइट शेयर बोलते हैं। आपको राइट दिया जाता है खरीदने का कम रेट में। अच्छा, अगर 500 की चीज को 600 में बेचोगे तो कोई खरीदेगा ही क्यों? अगला है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर होता है जो सिर्फ एम्प्लॉइज को दिया जाता है इनाम देने के लिए। भैया हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, पैसे तो हमारे पास है नहीं, लो शेयर ले लो। तो उस वाले शेयर को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। और ज्यादातर ये फ्री में ही दिया जाता है बोनस शेयर की तरह, लेकिन बोनस शेयर दिया जाता है शेयर होल्डर को। स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है एम्प्लॉइज को। बोनस शेयर लेने के लिए आपके पास कंपनी के शेयर होने जरूरी है। स्वेट इक्विटी शेयर लेने के लिए आपके पास शेयर होना हो, आप कंपनी के एम्प्लॉय होने जरूरी हो। यहां तक क्लियर? सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर बोल रहा हूँ कि ये जो बोनस शेयर दिया जाता है इसमें कंपनी में तो कोई पैसा आ नहीं रहा है, तो कंपनी का वैल्यूएशन कैसे बढ़ गया? मतलब वो जो आपने बोला कि शेयर भी बढ़ता है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, तो मार्केट कैसे बढ़ेगा वो? कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ता है, मैंने कहा था शेयर भी बढ़ता है और शेयर कैपिटल भी बढ़ती है। हाँ, तो शेयर कैपिटल कैसे पहले बढ़ा? क्योंकि कंपनी के वो 100 शेयर, पहले कंपनी के 100 रुपए वाले 100 शेयर थे, तो टोटल कैपिटल हाँ थी कंपनी की 10,000। अब कंपनी ने 100 वालों को 50 फ्री में दे दिए, तो अब कंपनी के शेयर हो गए 150 100 वाले, अब हो गई कैपिटल 15,000। ये 5,000 कैसे बढ़ी? जो कंपनी के पास पिछले सालों का प्रॉफिट जमा हुआ था, उस प्रॉफिट में से कंपनी ने फ्री में शेयर इशू कर दिए। वो उसका पैसा जो जमा हुआ था उससे वो बनता है। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ सर। जी सर मैं बोल रहा था, मुझे भी यही ये था, क्लैरिफिकेशन लेना था। जो आपका बोनस इशू जब होता है सर, उसमें कंपनी का कैपिटल माने मार्केट कैपिटल तो नहीं बढ़ता है सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है ना, हाँ, जो नंबर कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ता। हाँ, तो सर जहाँ पे आप सरप्लस से वो जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो नंबर ऑफ शेयर भी निकल जाता है, तो ऑटोमेटिक सर मार्केट कैपिटल तो बढ़ ही जाएगा ना सर फिर जाके। देखिए कंपनी की मार्केट कैपिटल नहीं बढ़ती है, मार्केट कैप ज्यादातर बढ़ती नहीं है, क्योंकि जैसे ही बोनस इशू होता है शेयर का प्राइस भी आधा हो जाता है। अगर Okay, कंपनी के शेयर का प्राइस 500 रुपए चल रहा था और कंपनी ने एक बोनस दे दिया एक पे एक, तो जैसे ही बोनस मिलता है शेयर का प्राइस 250 हो जाता है। तो अल्टीमेटली कंपनी का मार्केट प्राइस तो 500 ही रहा ना, एक के ऊपर एक मिलने के बाद भी आपके हाथ में तो 500 रुपये रहे ना, आपके पास तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना। ओके सर, आप समझ में आए सर, समझ में नहीं आया। तो सर बोनस का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं होता, बस शेयर के प्राइस गिर जाते हैं। बताता हूं, आपके पास आईटीसी कंपनी के शेयर थे, 5,000 शेयर थे, 400 रुपए का रेट चल रहा था, तो उनकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। फिर क्या हुआ, कंपनी ने एकदम से डिसाइड किया हम बोनस देंगे, ठीक है। कंपनी ने एक पे एक बोनस दे दिया। अब आपके पास शेयर तो हो गए 10,000, रेट हो जाएगा 200 रुपए, तो वैल्यू रहेगी 20 लैक्स। आपका कोई फायदा नहीं हुआ, कंपनी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बस ये हो गया, जो शेयर पहले 400 रुपए पे ट्रेड हो रहा था अब 200 पे ट्रेड होगा। सर ये बोनस क्यों सर, देती है सर, कंपनी? जो शेयर पहले 400 पे ट्रेड हो रहा था अब वो 200 का हो गया। तो सर ये कंपनी बोनस शेयर देती ही क्यों है? इसलिए एमआरएफ के शेयर का रेट पता है अभी क्या है? 1.5 लाख रुपए का है। अब अगर मैं आपसे कह दूं एमआरएफ का एक शेयर खरीद लो, तो आप में से कितने लोग खरीद पाएंगे? 1.5 लाख रुपए का एक शेयर है, मतलब एक शेयर भी लेना है तो 1.5 लाख रुपए लगेंगे। सर फिर तो सर स्प्लिट भी कर सकते हैं सर, तो बोनस क्यों इशू करेगा? स्प्लिट कब तक करेंगे? 100 रुपए का शेयर को स्प्लिट कराओ 10 का बन गया, 10 को स्प्लिट कराओ 1 रुपए का, अब 1 रुपए को भी स्प्लिट करोगे। जब 1 रुपए का रह जाए तो स्प्लिट करने के अलावा फिर अगला टारगेट जो बचता है सोल्यूशन कम रेट करने का, वो बोनस बचता है।
जब आपके शेयर का प्राइस बहुत महंगा हो जाए तो उसके रेट कम करने के लिए आप बोनस का सहारा लेते हैं, आप बोनस शेयर इशू कर देते हैं, उससे आपके प्राइस जो है कम हो जाते हैं और जो गरीब लोग हैं या छोटे इन्वेस्टर है वो भी आपके शेयर में पैसा लगा पाते हैं। कंपनी का कहना ये होता है कि हमारे शेयर में गरीब से गरीब बंदा पैसा लगाए, छोटे से छोटा इन्वेस्टर पैसा लगाए, क्योंकि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे तो कल को जब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इन्वेस्टर ज़्यादा लगाएंगे पैसा। जिस इन्वेस्टर को फायदा हुआ होगा वही तो लगाता है बाद में पैसा। सर एक क्वेश्चन और था सर। जी जी बोलिए। सर बोल रहा हूँ कि जैसे कि प्राइवेट प्लेसमेंट से जब पैसा उठाता है कंपनी तो उसका क्या होता है, मतलब जैसे कि प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी का पास तो शेयर लिमिटेड था, समझ लिए कि 100 शेयर ही था, तो अभी प्राइवेट प्लेसमेंट जब करेगा तो उसका पास जिसका पास शेयर है वो तो शेयर देगा, कंपनी का कैसे फायदा होगा? कंपनी का कोई फायदा नहीं होता। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई बंदा अपने शेयर किसी को बेच देता है, कंपनी नहीं बेच सकती। दो तरीके से हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट। एक तरीका तो ये है कि धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी अपने शेयर मुझे बेच दे तो मैं रिलायंस का थोड़ा सा पार्ट खरीद सकता हूँ, इसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। या दूसरा तरीका यह है कि कंपनी अपने नए शेयर जब इशू करे तो वो पब्लिक में इशू ना करके किसी एक स्पेसिफिक बंदे को कर दे मुझे। हालांकि कंपनी अपनी मर्जी से नहीं करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर से पूछ के ही करेगी, मीटिंग में ही तय होगा। हाँ समझ गया, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो जा रहा था कि कैसे कंपनी का पास पैसा कैसे आएगा। कंपनी के पास प्राइवेट प्लेसमेंट अगर वो नए शेयर इशू करते तब आएगा। जी सूरजीत जी की हाँ। क्वेरी हो गई है, इसके बाद आलोक जी आप बताइए। सर ये ना इन्वेस्टर को फायदा हुआ ना कंपनी को फायदा हुआ, तो उससे फायदा किसे हो रहा है? कंपनी का प्राइस कम करने के लिए यूज करते हैं। दो तीन फायदे हैं। देखो वैसे ऊपर से नॉर्मल आदमी को तो समझ में नहीं आएगा कोई फायदा, लेकिन मैं आपको बहुत सारे फायदे नजर आएंगे, अभी बताऊंगा। इसके बाद विद्यार्थी जी आपकी क्वेरी बोलिए। मैं बोल रहा था कि जो ये बोनस शेयर करते हैं तो ये क्या उसी कंपनी का बोनस देते हैं कि ग्रुप ऑफ कंपनी का भी बोनस दे देते हैं सर? कंपनी सिर्फ अपने पे बोनस दे सकती है। ये बोनस वो वाला बोनस नहीं है जो आप एम्प्लॉय को देते हो, ये बोनस शेयर नहीं, है, नहीं। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं। दिया जाता है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि मेरे पास अजमेरा पानी देना। रियलिटी की शेयर थी, ठीक है, और फिर मैंने देखा कि मेरे को अजमेरा पानी। रियलिटी ने अपने शेयर बोनस जब दिए तो उसका रेट चला गया था 1000 रुपये के करीब, अभी आ गया 125 के करीब, और उसने मुझे एडवांस होटल एंड इंटीग्रेटेड करके 5 शेयर दे दिया जिसका मेरे को वैल्यू 0 दिखा रहा है। मैंने खरीदा नहीं है, वो मेरे को 5 दिया है। तो ये मेरे को बोनस दिया अजमेरा ने, रियलिटी ने, आप बोनस दिया दूसरी कंपनी का उसने। पहली बात तो आपको जो अजमेरा रियल्टी ने दिया वो बोनस था ही नहीं। आपके वाले केस में क्या हुआ है बताता हूं जी। अजमेरा रियल्टी एक कंपनी थी और उसने किसी और कंपनी को अपने अंदर से डीमर्ज किया। जैसे कि रिलायंस ने अपने अंदर से उसको रिलायंस फाइनेंस को, कौन सा था वो अभी जो फाइनेंस वाला शेयर अलग हुआ था रिलायंस में से, जियो फाइनेंस। हाँ जियो फाइनेंस। जैसे रिलायंस ने अपने अंदर में से जियो फाइनेंस को बाहर निकाला तो रिलायंस वालों को फ्री में जियो फाइनेंस का शेयर मिल गया। ऐसे ही अजमेरा रियल्टी ने आपको उस दूसरे अटलांटा कंपनी जो आप बता रहे थे उस कंपनी का शेयर दिया। तो पहली बात तो ये बोनस नहीं है, ये डीमर्ज बोलते हैं। जब कंपनी में से कंपनी को आधी कंपनी निकाल के बाहर कर दी जाए तो नई वाली कंपनी में भी तो आपका हिस्सा है ना, तो आपको उस वाली कंपनी का शेयर फ्री में मिल जाता है। वो फ्री नहीं है, पहले वो कंपनी भी इस कंपनी का पार्ट थी, अब क्योंकि वो अलग हो गई है तो उसका पार्ट आपको मिल गया, तो वो डीमर्ज्ड है और वो फ्री में मिलता है। लगता फ्री में है लेकिन उतने ही रेट से आपका जो ओरिजिनल शेयर की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट बहुत कम हो गया सर, 1000 के बदले वो 122 पर रेंज में है सर। हाँ, तो जो आपको मिला वो बोनस शेयर नहीं था, वो डीमर्ज हुई थी कंपनी। और बोनस में भी ऐसे ही होता है। बोनस में क्या होता है कि जो कंपनी का शेयर आपके पास है वही कंपनी का शेयर आपको फ्री में मिल जाता है और उसकी वजह से भी मार्केट कैप वही की वही रहती है, प्राइस कम हो जाता है। जी दिनेश रावत जी क्वेरी बोलिए। सर ये प्राइस कम क्यों हो जाता है शेयर का? अरे जब हम प्राइस अपने आप कम हो जाता है, जब हमें एक शेयर के बदले एक शेयर मिल गया तो अगले दिन जो बेचने वाले होते हैं वो आधे रेट में बेचने को तैयार रहते हैं, तो इसलिए प्राइस कम हो जाता है। तो खरीदने वाले को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता, 1-2% का ही होता है। मतलब ओवरऑल में आप चेक करोगे तो बोनस की वजह से कभी कभार 1-2% का बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बोनस शेयर मिल गया तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग मैंने देखा है बोनस मिलते ही सर खरीद लेते हैं शेयर को, बाद में पता चलता है अरे यार मेरे साथ तो ये तो कोई इसने मेरी फिरकी ले ली, उसे लगा था मेरे पैसे डबल हो जाएंगे,
जी विजय परमार जी, क्वेरी बोलिए। जी सर, ये कंपनी ने जब बोनस दिया तो उसके पास जो सरप्लस पड़ी थी उसमें से वो बोनस शेयर इश्यू किया, तो वो अपनी बैलेंस शीट या जो भी अपना स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें वो कैसे मेंशन करेगा और किस तरह से वो मेंशन होता है, वो थोड़ा मुझे पूछना था सर। वही बताने जा रहा था मैं। आपने मेरे से क्वेरी पूछी थी कंपनी का क्या फ़ायदा, कंपनी ने क्यों किया ऐसा। तो दो फायदे हैं जो एक नॉर्मल बंदे को समझ में नहीं आएंगे। पहले मैं इसकी फाइनेंशियल एंट्री बता देता हूँ। जब कंपनी की पहले कैपिटल जो भी थी, मान लीजिए कंपनी की कैपिटल पहले 1 करोड़ थी, कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 5 करोड़ है, इधर एसेट्स 10 करोड़ है और अदर लाइबिलिटी 4 करोड़ है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी ने देखा यार 5 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है, बहुत सालों से प्रॉफिट हो रहा है, हम डिविडेंड दे ही नहीं रहे, हम कुछ दे ही नहीं रहे। अब डिविडेंड देने के लिए कैश होना चाहिए, कैश तो है नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग में पड़ा है पैसा, तो कैश में तो डिविडेंड दे नहीं सकती। तो कंपनी कहती है चलो बोनस दे दो। तो बोनस देने की एंट्री होती है रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू कैपिटल। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में से पैसा निकाल के हमने शेयर दे दिए, मान लो 1 करोड़। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 1 करोड़ था इसमें तो 1 करोड़ प्लस हो जाएंगे क्योंकि अब 2 करोड़ के शेयर हो गए, और 5 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस हो जाएंगे, 4 करोड़ रह जाएगा। तो रिजर्व सरप्लस कम हो जाता है और कैपिटल बढ़ जाती है। पहले नंबर ऑफ शेयर 1 लाख थे, अब 2 लाख हो गए। लेकिन अगर मैं आपकी वैल्यू की बात करूं, आपके पास मान लो 10 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपये थी, तो 10 शेयर इंटू 1000 आपकी 10,000 वैल्यू थी। अभी 20 शेयर होने के बाद आपकी वैल्यू 10,000 ही रहेगी, क्योंकि जो 1000 रुपये वाला शेयर था वो 500 का हो जाएगा। तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है, कंपनी को कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। लेकिन 2 फायदे हुए, वो 2 फायदा भी बताता हूँ। यहाँ तक मुझे लगता है जो अकाउंटिंग एंट्री आप मेरे से पूछना चाह रहे थे वो क्लियर हो गई होगी। परमार जी क्लियर? जी सर क्लियर। अब एक फायदा आपका ये हो गया, अगर मैं खाली एनआईएसएम पढ़ाने वाला टीचर होता तो मैं कहता भैया अकाउंटिंग एंट्री तो मुझे नहीं आती है, वो तो अकाउंट्स का टीचर बताएगा। एक बार और बोलिए ना सर, हाँ एक एक बार बार और। और बोलिए, हिसाब मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, एक तो ये वीडियो भी मेरी रुक रही है ना, मुझे भी मजा नहीं आ रहा। अभी तो लेकिन सर नया ठीक हो गया सर, आप उधर आपका स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, आपका फोटो भी दिखाई दे रहा है। फोटो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा लेट चल रही है हाँ। वीडियो। आपकी तरफ भी लेट आ रही है? नहीं सर ठीक ही है। अच्छा, आपकी तरफ ठीक आ रही है? जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ तो पूरा सही से हिल रहा है? हाँ तो नहीं सर, नहीं सर, लेट आ रही है। हाँ अभी ठीक है। नहीं सर, स्लो मोशन चल रहा है। रुक रुक के आ रहा है सर आपका वीडियो। हाँ, तो बस ये थोड़ा सा नहीं अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर ना, तो अभी सही से काम नहीं कर रहा है आज, इसीलिए मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि बहुत चीज़ें अपडेट हो गई हैं, फोटो भी आ रही है अब जैसा आप चाह रहे थे, लेकिन ये जो फोटो है सही से नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। पहले ज़्यादा मज़ा आता था। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इसे फिक्स कर लूँगा आजकल में, देख लूँगा कोई नया सॉफ्टवेयर देख लूँगा या इसकी अपडेट हटा दूँगा। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको एंट्रीज समझ में आ गई हैं। आशीष मिश्रा जी क्वेरी बोलिए। आशीष जी क्वेरी। सर वो शायद से गलती से मुझसे टच हो गया था। ओके, चलिए तो अब मैं आपको बता रहा था कंपनी को और 2 क्या फायदे होते हैं। जी सॉरी, हेलो सर, एक्चुअल एक था मैंने जो सुना है वो पूछ रहा हूँ। स्प्लिट और सर स्प्लिट या बोनस वगैरह तो लिक्विडिटी के लिए काम भी करता है ना, कि अपना जैसे लिक्विडिटी वगैरह, जैसे आप एमआरएफ का एग्जांपल दे रहे थे कि कोई बड़ी प्राइस में कोई शेयर ट्रेड कर रहा है, उसके उसमें जो बड़े छोटे क्लाइंट, जो छोटे लोग हैं वो ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो उसके बेसिस पे स्प्लिट बोनस वगैरह दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और था, बोनस और स्प्लिट ये दोनों का काम सेम होता है, हाँ, तो नाम एक अलग अलग क्यों? ये तो समझाया था, अभी बताते हैं। बोनस में आपके शेयर पहले फेस वैल्यू 100 रुपये थी, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी, तो बोनस के केस में तो आपकी फेस वैल्यू 100 रुपये ही रहती है। स्प्लिट के केस में फेस वैल्यू 100 रुपये से घट के कितने जाती है? 10 रुपये। 10 रुपए। 10 रुपये से घट के 1 रुपये। आप 1 रुपये की चीज़ को थोड़ी स्प्लिट कर लोगे। ठीक है। तो एक टाइम आ जाता है कि जब आप स्प्लिट नहीं कर सकते। 1 रुपये से कम का शेयर तो इंडिया में है ही नहीं अब, तो 1 रुपये के बाद आप स्प्लिट नहीं कर पाओगे। अगर आप भी आपने उसका रेट कम करना है तो फिर आपको बोनस देना पड़ेगा। एक और ठीक है। चीज, जब कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस में पैसा हो तो वो बोनस दे सकती है। मान लो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस में पैसा ही ना हो तो बोनस थोड़ी देगी, फिर उसे स्प्लिट ही करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग एंट्रीज है, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है समझने में, लेकिन मतलब ये अकाउंटिंग है।
अगर कंपनी के पास प्रॉफिट का हिस्सा पड़ा है बहुत सारा तो वो फिर वो तो रिजर्व बोनस। तो वो बोनस देगी। अगर कंपनी के पास अपना रिजर्व सरप्लस में भी पैसा नहीं है तो फिर स्प्लिट करेगी। स्प्लिट। ठीक है, ठीक है। चलिए सब म्यूट होंगे। मानस मुखर्जी की क्वेरी बोलिए। सर बोल रहे थे जो आपका जो अकाउंटिंग गेम थी वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मेरा एक ही मैंने क्वेश्चन है सर, मतलब जब रिजर्व सरप्लस है मेरे पास, मेरा प्रॉफिट का पार्ट मैं बैलेंस शीट पे दिखा रहा हूँ और रिजर्व सरप्लस से ही मैं बोनस इशू कर रहा हूँ, तो बोनस और रिजर्व सरप्लस जो प्रॉफिटेबिलिटी जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसको शेयर मिल रहा है सर, लेकिन उसका मार्केट प्राइस नहीं बढ़ रहा है सर, तो अल्टीमेटली कंपनी तो उसको मैंने प्रॉफिट से निकल के कैपिटल में दिखा दिया, लेकिन जो आपका अकाउंट मैंने जो आपका ये शेयर होल्डर है उसको कुछ फायदा कुछ नहीं हुआ, मतलब उसका जो वैल्यू है, जो सरप्लस का वैल्यू है वो कहाँ गया थी? जब कंपनी के अंदर 100 करोड़ के प्रॉफिट थे वो भी तो मेरे ही थे ना, तो शेयर का प्राइस बढ़ता कैसे है? जैसी कंपनी को प्रॉफिट होता है शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। अब चाहे वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, कंपनी बोनस शेयर दे या ना दे, आपके शेयर में तो आ गया। अच्छा, इस वजह से जब कंपनी एक्चुअल में वो प्रॉफिट आपको दे देती है तो उसकी वजह से प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कंपनी आपको डिविडेंड देती है, मान लीजिए कंपनी ने आपको कहा मैं 10 रुपये शेयर डिविडेंड दूंगी, तो अगले दिन आपके शेयर का प्राइस 10 रुपये कम हो जाता है, क्योंकि वो 10 रुपये आपके शेयर के प्राइस से पहले ही जुड़े हुए थे और उस जुड़े हुए में से कंपनी ने 10 रुपये आपको कैश में दे दिए, इसलिए वो प्राइस में कम हो जाते हैं अगले दिन। दिनेश रावत जी क्वेरी बोलिए। सर स्प्लिट का मतलब जो भी आपने बताया थोड़ा सा समझ। स्प्लिट का मतलब ये होता है कंपनी का शेयर 100 रुपये का था, कंपनी अपना 100 रुपये का शेयर तो आपसे वापस ले लेती है, उसके बदले 10-10 रुपये वाले 10 दे देती है। तो ऐसा करने से आपके पास तो शेयर उतने के ही रहेंगे ना, वैल्यूएशन कम कर देती है शेयर का। समझ में आया जी रावत जी? जी सर बिल्कुल में तो आ गया, लेकिन फायदा क्या हुआ ये समझ में नहीं आया, मतलब बोनस देने से मैं भी सर ये पूछने वाला था, कंपनी को फायदा क्या हुआ सर इस चीज का? अरे सिर्फ एक ही फायदा होता है, प्राइस कम कर देती है वो अपना। मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाता है, छोटा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, लिक्विडिटी बढ़ जाता है। कंपनी को क्या फायदा होगा? बढ़ जाता है, सॉरी लिक्विडिटी बढ़ जाता है और छोटा वाला जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सकता है। कंपनी को फायदा ये होता है कि उसके शेयर छोटे बड़े सारे इन्वेस्टर खरीदते हैं। ठीक है सर। और कोई क्वेरी किसी की? तो फिर एक कहानी सुनाऊंगा इसी बात पे। चलिए, तो बहुत सारे बंदों ने पूरा दिमाग लगा लिया और उन्हें इस एक चीज के अलावा कोई फायदा नजर नहीं आया कि कंपनी को प्राइस कम हो जाता है, जिसकी वजह से छोटा इन्वेस्टर भी उसमें पैसा लगा लेता है। इसके अलावा कंपनी का कोई फायदा नजर नहीं आया आप लोगों को। अब मैं बताता हूं आपको बोनस शेयर इशू करने के फायदे या फिर स्प्लिट करने के फायदे। बोनस शेयर इशू करने का फायदा बता देता हूं। देखिए, अगर कंपनी की 1 करोड़ की कैपिटल थी पहले से और रिजर्व सरप्लस थे उसके 5 करोड़ के और लोन थे उसके 4 करोड़ के, टोटल 10 करोड़ की कैपिटल, 10 करोड़ की बैलेंस शीट थी। यहाँ पर एसेट्स थी उसकी, इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, एसेट्स थी कंपनी की 10 करोड़ की। अब कंपनी बैंक के पास जाती थी कि सर मुझे ना लोन चाहिए, तो कंपनी कहती थी आपका डेट इक्विटी रेशो बताओ। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। सर डेट अपॉन इक्विटी रेशो मेरा 4 डेट है, इक्विटी 1 है, 4 है। कंपनी कहती है अगर 2 से ज्यादा डेट इक्विटी रेशो होता है हम देते ही नहीं लोन। तो अब क्या करती है कंपनी? कंपनी कहती है लो फिर मैं 5 करोड़ के बोनस शेयर इशू कर रही, रिजर्व सरप्लस खत्म, 5 करोड़ यहाँ जुड़ गए, हो गए 6 करोड़। तो अब डेट इक्विटी रेशो कितना आएगा? डेट हो जाएगा 4, इक्विटी हो जाएगा 6, अब हो जाएगा 0.75। बैंक कहेगा हाँ लाओ 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 लोन दे देंगे। तो आपका डेट इक्विटी रेशो सुधर जाता है बोनस शेयर देने से। चलिए, अब क्या होता है एक चीज और बताते हैं। मान लीजिए आपके इधर गुडविल पड़ी है, गुडविल 2 करोड़ की गुडविल है। ये गुडविल वही है जो आपने खत्म करनी है। तो कंपनी क्या करती है, इस 2 करोड़ को इस रिजर्व सरप्लस में से राइट ऑफ कर देती है एक साथ। तो इधर से 2 करोड़ खत्म हो गए, इधर से 5 की जगह 3 रह गए।
तो ऐसा करने से बैंक कहता है हाँ ठीक है, आपकी बिल्कुल बैलेंस शीट बढ़िया है, इसमें कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर गुडविल का पार्ट नहीं है जो आपको इन फ्यूचर राइट ऑफ करना है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो फिर वो लोन करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है। तो कंपनियां ये भी करती है, अगर रिजर्व सरप्लस का पार्ट आपके पास पड़ा हुआ है तो उसे राइट ऑफ कर देती है जल्दी से। जब कंपनी का प्रॉफिट है तो एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दो, उसे उठा के रखने की क्या जरूरत है। तो 2-3 फायदे होते हैं ये बोनस शेयर इशू करने से, जो मैंने आपको आज बताए। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? अब इसको तो सर हम लोग उसी में ना करते हैं, सीएमए डाटा में जो दिखाते हैं बैंकों को भेजने के लिए। हाँ जी, बैंक को जब लोन के लिए आप भेजते हो तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें बैंक चेक करता है, आप ध्यान रखो या ना रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर मैंने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बता दिए थे, जो अपना डिविडेंड को क्यूमुलेट कर लेता है। अगर एक साल प्रॉफिट ना होए तो वो उसका डिविडेंड अगले साल भी लेता है। क्यूमुलेटिव में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब नॉर्मल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो आज तो प्रेफरेंस शेयर है लेकिन इन फ्यूचर या तो इक्विटी शेयर में बदल जाएगा या डिबेंचर में बदल जाएगा, तो उसे कन्वर्टेबल बोलते हैं। नॉन कन्वर्टेबल मतलब सिंपल। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जिसके पास वोटिंग का राइट होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब सिंपल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो 10 या 15 साल बाद रिडीम हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। इररिडीमेबल मतलब जब तक कंपनी है तब तक वो रिडीम नहीं होगा, लास्ट में ही होगा जो होगा। डिविडेंड शेयर पे फिक्स डिविडेंड पे आउट होता है, उसमें 5% 10% कुछ ना कुछ डिविडेंड होता है। और पहले जो डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो इक्विटी शेयर का होता है। हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, ये भी आपको पढ़ा चुका है। लिमिटेड और नो वोटिंग राइट, या तो वोटिंग राइट होता ही नहीं है या लिमिटेड वोटिंग राइट होता है। लेकिन ये इक्विटी शेयर से सेफर होता है, क्योंकि पेमेंट करते समय भी अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही हो तो पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर की जाती है, इक्विटी शेयर की बाद में। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए। कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है सर? ऑनर जो इक्विटी शेयर होते हैं फुल ऑनर होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास लिमिटेड ऑनरशिप होती है। वोटिंग राइट इक्विटी शेयर के पास ही होता है, प्रेफरेंस शेयर के पास ज्यादातर होता नहीं, और होता भी है तो लिमिटेड होता है। डिविडेंड पे आउट जो है बहुत कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को तो सारा ही मिलता है, जो भी प्रॉफिट होता है। वेरिएबल होता है, डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, जितना होगा सारा इनका। प्रेफरेंस शेयर को पूरी प्रायोरिटी भी मिलती है और फिक्स होता है, भाई 10% मिलेगा, 8% उतना ही मिलेगा। रिस्क लेवल इक्विटी शेयर में हाई होता है, प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा सा कम होता है तो उसमें भी हाई है, लेकिन इक्विटी शेयर से थोड़ा कम होता है। लिक्विडेशन के केस में इक्विटी शेयर को तो लास्ट में पेमेंट होती है, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी से पहले होती है, होती बाद में ही है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, हम पहले ही पढ़ा चुके थे। जी सर, कोई क्वेरी किसी की अभी तक नहीं है? सब पिछला पढ़ा है भाई। जी बोलिए सर। ये प्रेफरेंस शेयर वाला जो है ये तो कंपनी इशू करती है ना सर प्रेफरेंस शेयर, ऐसे तो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात करती है इक्विटी शेयर से पूछ के। चलिए सब म्यूट हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे आ जाइए। डिबेंचर हमने आपको बताया था बॉन्ड को बोलते हैं। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, issued by the companies to raise capital. It is a type of loan that investor provides to a company in exchange of the periodic interest payment. कंपनी उन्हें हर महीने या हर छठे महीने में ब्याज देगी, इसलिए हम लोग ही कंपनी में पैसा लगाते हैं और उसके बदले में बनता है डिवेंचर। एंड रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, कुछ साल बाद उसके पैसे भी मिल जाते हैं। तो एक तरह की लॉन्ग टर्म एफडी है जो बीच में हम तोड़वा नहीं सकते। हम इसमें सिर्फ ब्याज ले सकते हैं हर महीने या हर छठे महीने, जो भी तय हुआ हो। लेकिन अगर हमें बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हम मार्केट में किसी और को तो बेच सकते हैं, कंपनी से पैसा नहीं मांग सकते। चलिए अब जो डिवेंचर होते हैं वो भी प्रेफरेंस शेयर की तरह कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल वगैरह 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 होते हैं। कन्वर्टेबल मतलब जो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में। फुल्ली कन्वर्टेबल जो फुल्ली हो जाएंगे। पार्टली कन्वर्टेबल मतलब आधे पैसे मिल जाएंगे, आधे कन्वर्ट हो जाएंगे। और नॉन कन्वर्टेबल जो कभी कन्वर्ट ही नहीं होंगे। अब सिक्योरिटी के बेस पे दो तरह के डिबेंचर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक होता है अनसिक्योर्ड। उसे नेक्ड डिबेंचर भी बोलते हैं अनसिक्योर्ड को। पेपर में नेक्ड वाला आ सकता है कि नेक्ड डिबेंचर क्या है, तो आप बोलोगे जिसके पास कोई कोलेटरल ना हो, कुछ गिरवी ना रखा हो जिसके अगेंस्ट में। तो सिक्योर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिसके अगेंस्ट में कंपनी कहती है कि भाई हम अपनी बिल्डिंग को सिक्योर्ड करके डिबेंचर इशू कर रहे हैं। मतलब जब तक ये डिबेंचर की पेमेंट नहीं होगी हम बिल्डिंग नहीं बेचेंगे, और इन केस कंपनी के पास पैसा नहीं रहा तो बिल्डिंग बेच के आपके पैसे मिल जाएंगे। तो उन्हें बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, जिसके पीछे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हो। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी ना हो, लेकिन ऐसा करने पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रिस्क भी तो ज़्यादा है तो इंटरेस्ट भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है इन वाले में। रिडम्पशन के केस में रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर का एक और नाम है प्रिपीचुअल डिबेंचर।
ठीक है, इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, कंपनी अपनी मर्जी से इनका डिबेंचर का, इन वाले डिबेंचर्स का रिपेमेंट कर देती है इक्विटी शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर से पूछ के। ठीक है, कूपन पेमेंट के केस में अब देखो इंटरेस्ट रेट आपके दो तरीके के होते हैं। एक तरीका तो कंपनी बोलती है मैं हर साल आपको 10% ब्याज दूंगी, इसे तो बोलते हैं फिक्स रेट। कंपनी ने बता दिया भाई 10% दूंगी तो 10% देगी, इसे तो बोलते हैं फिक्स रेट। फिर एक होता है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट मतलब कंपनी कहती है जो भी आरबीआई का रेट चलता रहेगा मैं उससे 1% एक्स्ट्रा दूंगी, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेट, मतलब किसी चीज पे डिपेंडेंट करके। या फिर कंपनी बोलती है जो भी इन्फ्लेशन का रेट रहेगा ना उससे 1% एक्स्ट्रा दूंगी। तो जब किसी चीज पे वेरिएबल कर दिया जाता है इंटरेस्ट रेट को कि इस चीज से डिपेंडेंट हो गया, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल या फ्लोटिंग रेट। तो इंटरेस्ट रेट वेरीज बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन और अ बेंचमार्क, तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग। जैसे लाइबोर, आपको पता होगा लाइबोर क्या होता है, आरबीआई का रेट। बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा रहता है शिवम, भाई शिवम का डिबेंचर है, शिवम के अकाउंट में ही पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट की भी और बॉन्ड की भी, जब बाद में मैच्योर हो जाएगा। और एक होता है बीरर डिबेंचर। बीरर डिबेंचर मतलब जिसके पास होगा उसी का है, जो भी बंदा आएगा मेरे पास इसे लेके हर महीने उसे इंटरेस्ट की पेमेंट मिल जाया करेगी, और जो भी बंदा मेरे पास लास्ट में मैच्योरिटी के दिन लेकर आएगा उसी को मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। बीरर डिबेंचर। बीरर डिबेंचर ट्रांसफर करने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, इसीलिए ना अनरजिस्टर्ड डिबेंचर या बीरर डिबेंचर बोला जाता है। इसमें बस आप डिबेंचर किसी को दे दो, पैसे ले लो, हो गया उसका। एक बिल्कुल ये वाला डिबेंचर एक बिल्कुल कागज के नोट की तरह होता है, जैसे 500 का नोट मैं आपको दे दूंगा तो आपका हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, ये जो कागज का नोट है ये भी तो डिबेंचर ही है। इसमें आरबीआई ने डिबेंचर इशू किया हुआ है हमें कि जिसके पास भी ये नोट होगा हम उसे 500 रुपये देंगे। देखो हर नोट पे लिखा रहता है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये किसने दिया है वचन? ये वचन दिया आरबीआई गवर्नर ने। तो एक तरह का ये भी तो डिबेंचर ही है, प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, प्रतिज्ञा पत्र। तो हमारी करेंसी क्या एक तरह का प्रोमिसरी नोट पेपर में आ जाता है, क्या है? प्रोमिसरी नोट, हिंदी में प्रतिज्ञा पत्र। चलिए नेचर पढ़ लेते हैं। डिबेंचर जो होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विटी जो होती है वो ओनरशिप एग्रीमेंट होता है। ये डिबेंचर पे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी पे पहली बात तो फिक्स तो मिलता ही नहीं, वो भी मिलता क्या है, डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट कोई नहीं होता, इक्विटी शेयर तो मालिक होता है भैया। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है, इसमें लिखा नहीं है लिख लो, डिबेंचर होल्डर होता है क्रेडिटर और इक्विटी शेयर होल्डर होता है ऑनर। रिस्क लेवल देखो, डिबेंचर का थोड़ा लोअर रिस्क रहता है क्योंकि एक तरह से सिक्योर्ड होता है, और इक्विटी शेयर का हाईयर रिस्क रहता है क्योंकि सिक्योर्ड तो ये होते ही नहीं। रिपेमेंट, प्रिंसिपल रिपेड हो जाता है मैच्योरिटी पे, इक्विटी शेयर को कोई पेमेंट नहीं होती, उसको डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर एक सेफर इन्वेस्टमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फॉरेन करेंसी बॉन्ड। बॉन्ड आपकी इंडियन करेंसी में भी हो सकते हैं, बाहर की करेंसी में भी हो सकता है। अगर बाहर की करेंसी में तो उसे फॉरेन करेंसी बॉन्ड बोलेंगे, और अगर इंडियन करेंसी में तो उसे इंडियन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब एक बॉन्ड में और बता रहा हूं, एक्सटर्नल और यूरो बॉन्ड। जरा ध्यान समझना, ये पेपर में कई बार आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नाम से आता है ये, एक्सटर्नल बॉन्ड, यूरो बॉन्ड या फिर मसाला बॉन्ड। ये मसाला बॉन्ड के नाम से 3-4 बार आ चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मसाला बॉन्ड याद रखना है आपने, यूरो बॉन्ड भी याद रखना है और एक्सटर्नल भी याद रखना, तीनों एक ही चीज है। लेकिन पेपर में ये मसाला बॉन्ड के नाम से कई बार आया। जब मैंने खुद ने पेपर दिया था तो उस बार मसाला बॉन्ड आया था, और मसाला बॉन्ड मुझे पता नहीं था होता क्या उस टाइम, क्योंकि थ्योरी में पढ़कर नहीं गया था। फिर मैंने आते ही साथ सबसे पहले मसाला बॉन्ड सर्च किया क्या होता है, फिर मैंने अपनी बुक में डाल दिया। तो अपने टाइम पर मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया था, तो आप लोग सही कर लेना। एक्सटर्नल बॉन्ड क्या होते हैं? ऑल्सो रेफर्स है, यूरो बॉन्ड भी बोलते हैं और मसाला बॉन्ड भी बोलते हैं। आर बॉन्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, आर बॉन्ड्स इशूड इन अ करेंसी, ऐसी करेंसी में इशू हुए दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड। हमने जब मसाला बॉन्ड इशू किए, हमने मान लो अमेरिका में इशू किए, लेकिन अमेरिकन करेंसी में इशू नहीं किए, किसी और करेंसी में इशू करे। मतलब कर तो अंग्रेजों के रहा हूं, कर तो अमेरिका में इशू रहा हूं, लेकिन कर रहा किस में हूं, किसी और करेंसी में। जैसे मान लीजिए चाइनीज करेंसी में, येन में। ठीक है, तो ऐसे करेंसी को, ऐसे बॉन्ड्स को मसाला बॉन्ड बोलते हैं। है तो भाई साहब इंडिया का, इशू कर रहे हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, और करेंसी मांग रहे हैं भैया जापान की। तो एक तरह का मसाला हो गया, 3-3 कंट्री का फ्लेवर है इसके अंदर। तो ऐसे बॉन्ड को मसाला बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल, इफ अ कंपनी इशू अ यूएस डॉलर डोमिनेटेड 25 बॉन्ड, यूएस डॉलर में है लेकिन इशू कहां करा, कुवैत में, इट वुड बी रेफर्ड टू एज यूरो बॉन्ड। इसे यूरो बॉन्ड भी बोल देंगे क्योंकि करेंसी ऑफ द बॉन्ड क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड।
कुवैती दिनार में इशू होता तो ना होता। अब भैया कुवैत में तो कुवैती दिनार चलते और तुम यूएस बॉन्ड में यूएस डॉलर में इशू कर रहे हो, तो ऐसे करेंसी बॉन्ड को, ऐसे बॉन्ड को मसाला बॉन्ड बोला जाता है, जो जिस कंट्री में इशू किया जा रहा है लेकिन उस कंट्री की करेंसी में इशू नहीं किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। अगला बता रहा हूँ, ये मैंने यूरो बॉन्ड के बारे में बता दिया। अगला एक्सटर्नल बॉन्ड अब यूरो बॉन्ड समझ में आ गया। यूरो बॉन्ड में इशू कंट्री एंड करेंसी नॉट सेम, अलग अलग हो जाती है। जिस कंट्री में इशू कर रहे हैं लेकिन उस कंट्री की करेंसी में इशू नहीं करते, तो उसे बोलते हैं यूरो बॉन्ड। अगला बता रहा हूं, एक्सटर्नल बॉन्ड के बारे में बता रहा हूं। एक्सटर्नल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। एक तो एक्सटर्नल बॉन्ड हमेशा इंडियन रुपीज में ही होंगे, उन्हीं को मसाला बॉन्ड बोल देंगे। मतलब यूरो बॉन्ड अलग है, यूरो बॉन्ड इंडियन करेंसी में भी हो सकते हैं और किसी दूसरी करेंसी में भी हो सकते हैं, लेकिन मसाला बॉन्ड या एक्सटर्नल बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा इंडियन करेंसी में ही होंगे। दीज बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। देखो वो इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड है, इंडियन कंपनी की है, लेकिन इशू करे जाते हैं बाहर, जैसे कि GDR, ADR, इन सबको मसाला बॉन्ड बोल देंगे। तो मसाला बॉन्ड आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2014 बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। 2014 में IFC ने पहली बार इशू किए थे एंड वाज लिस्टेड इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए थे। बस उसके बाद फिर किसी ने एक दो बार, अभी थोड़े दिन पहले एक बैंक है यहाँ पर, क्या नाम है उसका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दूसरी बार करे थे फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने, अभी करे थे वो 4-5 साल पहले। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इंडियन करेंसी के बॉन्ड अमेरिका में इशू करे USD डॉलर में, और वो बाहर ही लिस्टेड है, तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फिर इंडिया में आ पाया था। चलिए अब आगे बता रहा हूं मैं आपको। शेयर सर्टिफिकेट सबको पता है क्या होता है? शेयर के सर्टिफिकेट और क्या? हाँ, शेयर जब फिजिकल फॉर्म में होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है आपके पास, उसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म में हो गया तो फिर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। ठीक, जिसकी क्वेरी हो वो हैंड रेज करे। हमें समझ में आ गया, शेयर सर्टिफिकेट सबको पता है। किसी की क्वेरी हो तो दोबारा से हैंड रेज कर ले एक बार। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं शेयर वारंट। देखिए, शेयर की ओनरशिप बताने के लिए आपके पास होता है शेयर सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आपको डिविडेंड लेना है तो कंपनी कहती है ठीक है, जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है हमसे शेयर वारंट ले जाओ, और 20 दिन बाद आके डिविडेंड ले लेना ये वारंट दिखा के। तो डिविडेंड की ओनरशिप बताने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसे बोलते हैं शेयर वारंट। और कभी कभी शेयर भी बीरर हो जाते हैं, शेयर पे किसी का नाम ना लिखा होता, आपका नाम नहीं लिखते। तो जब शेयर पे आपका नाम ना लिखा हो तो उस शेयर पे आपको वारंट दे देते हैं। तो जब शेयर पे नाम ना नहीं सर, लिखा और एक बार हो, बोलिए ना। हाँ, जब शेयर पे आपके थोड़ा सा शेयर पे आपका समझाएं नाम, सर। जब आपके शेयर पे आपका नाम ना लिखा हो तो आपके शेयर पे बीरर वर्ड लिखा होता है। बीरर, बीरर मतलब जिसके पास होगा उसी का। तो फिर उस पेपर को शेयर सर्टिफिकेट नहीं बोलते, क्योंकि सर्टिफाई तो कर ही नहीं रहा है किसका है। फिर उसे बोलते हैं शेयर वारंट, जिसके पास होगा उसी का है। तो चलिए शेयर वारंट के बारे में जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। शेयर वारंट, वारंट मतलब वारंट्स आर द ऑप्शन, वारंट्स आर द ऑप्शन दैट एंटाइटल्ड एन इन्वेस्टर टू बाय इक्विटी शेयर ऑफ द इश्योर कंपनी आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। आपको एक कागज बनाकर दिया जाएगा जिसे शेयर वारंट बोल दिया जाएगा, और वो शेयर वारंट आपको दे दिया जाएगा। इससे आप एंटाइटल्ड हो जाओगे कि आप ये शेयर इतने दिन बाद खरीद सकते हो। मतलब जिसके पास ये शेयर वारंट होगा कंपनी उसे अपना शेयर दे देगी। तो एक तरह से शेयर ही है, लेकिन शेयर तो है नहीं। तो शेयर लेने का एंटाइटलमेंट के लिए एक पेपर दिया जाता है, उस पेपर को बोलते हैं शेयर वारंट। ओनली फ्यू कंपनीज इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट हैव इशूड वारंट टिल नाउ। ये बहुत 1-2 बार ही हुआ है पहले, उसके बाद अब हुआ भी नहीं है, इसलिए ये वाला इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन पेपर में अगर शेयर वारंट आ गया तो आपको पता होना चाहिए है क्या। ये एक राइट है आपके पास कि आप जिसके पास शेयर वारंट होगा उसके पास राइट आ जाएगा उस कंपनी का शेयर, आपको शेयर वारंट देके उसके बदले शेयर मिल जाएगा या डिविडेंड मिल जाएगा, इस तरह का। बेसिकली ये फिजिकल वाला कॉन्सेप्ट में है। अगर डीमैट में तो अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, ये पहले चला करता था जब फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, अब तो चलता ही नहीं। सर उसको क्या बोलता है सर, फिजिकल फॉर्म में जो शेयर पहले होता था उसको क्या नाम बोला उसका? नहीं, उसका नाम तो शेयर सर्टिफिकेट ही होता है। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर फॉर्म को सर्टिफिकेट, ठीक बोलते है। थे रीमटेरियलाइजेशन।
एक था हाँ। डीमटेरियलाइजेशन, एक था रीमटेरियलाइज। डीमटेरियलाइजेशन मतलब डीमैट में डालना, और रीमटेरियलाइजेशन मतलब मिट्टी में डालना। रीमटेरियलाइजेशन डिजिटल फॉर्म में से निकाल के फिजिकल फॉर्म में डालना। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग शेयर मार्केट होते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में S&P है, ऐसे अलग अलग, ये आप पढ़ लेना। अगला आ गया सर, आप बहुत बार पूछते होंगे सर ये ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ये ETF, MF, बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, किसी को पता है सर तो मेरा जरा बताएं। मेरे को क्वेश्चन एक है सर। जी जी बताइए। ये सर जो यूरोपियन में यूरो स्टॉक 50 है ना सर, ये एक्सचेंज कहाँ पर है? क्या है? जैसे हमारे इंडिया में तो NSE BSE है सर, हाँ। और तो ये यूरोप वाला यूरो कहाँ पर है सर? कहाँ है यूरो? यूरो कौन सा, किसने बताया आपको? इंडिया के एक्सचेंज का नाम है NSE BSE। वो तो मैं बोल ही रहा हूँ सर, आपने जो यूरोप वाला यूरो स्टॉक है ना सर कहाँ है एक्सचेंज, यूरो स्टॉक? कहाँ अरे सुना सर आपने? यूरोपियन यूनियन वाला सर। यूरोपियन यूनियन वाले का यूरो स्टॉक कहाँ है? नहीं, उसका नाम अलग है। यूरोप का यूरोप में कहीं होगा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, फिर नेस्डैक है, डाउ जोन्स है, ये है। अब आप कौन से वाला पूछ रहे हैं, मुझे बताए तो सही। सर आपका ही जो अभी आप पढ़ा रहे थे, मेजर स्टॉक मार्केट सर इंडिकेट बताया, वर्ल्ड वाइड। यूएसए में तो जो है उसका नाम है S&P 500, डाउ जोन्स, नेस्डैक, कंपोजिट। इंडिया वाले का नाम है निफ्टी 50, सेंसेक्स। वो मैं समझ गया सर, आप आइए नीचे यूरोप में सर। यूरोप में यूरो स्टॉक्स 50 है, और यूरोपियन यूनियन का। तो ये कहाँ पर है? क्योंकि यूरोप यूनियन तो ये जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और ये सब मिलाकर यूरोपियन यूनियन बना है सर। हाँ तो पता कर लो, यूरो स्टॉक्स अच्छा। 50 लिस्टेड पता कर लो, लेते हैं लो। ठीक। आप नहीं पता ही कर देता हूँ, लो अभी देखो, गूगल करता हूँ अभी। फ्रांस में होगा सर। सर स्विट्जरलैंड दिखा रहा है। यूरो लिस्टेड, Euro Stocks 50 currently trading on this represent leading blue chip companies across the eurozone. Major component include from like ASML holding वगैरह वगैरह वगैरह. Exchange managed by Euronext and other venues. Stocks are traded on major European exchange. अलग अलग exchange है बहुत सारे, और उनमें सारे में टैक्स ये ट्रेड होता है, और मेजरली जो मैनेज करता है उसे यूरोनेक्स्ट करता है जी। और भी अच्छा, एमस्टर्डम में दिखा रहा था, जर्मनी में। जर्मनी में सर सारे देशों में है। देखो एम्स्टर्डम में भी है, ब्रुसेल्स में भी है, डबलिन में भी है, लिस्बॉन में भी है, मिलान, ओस्लो एंड पेरिस में भी है, सब जगह अच्छा है। सर, ये यूरोपियन कंट्रीज में होगा, जो 27 यूरोपियन हाँ, कंट्रीज सब में हैं। होगा, लेकिन 5-6 में जरा बड़े लेवल पे है। इसका जो वो बना होगा ना, क्या बोलते हैं उसे, गोडाउन बनाते हैं ना वो, डिजिटल गोडाउन क्या बोलते हैं उसे, जो वेयर हाउस, डिजिटल वेयर हाउस जो बना होगा, वो इन 6-7 कंट्रीज में होगा। सर डेटा सेंटर या आया सही नाम निकल के। डेटा सेंटर जो होगा वो 6-7 कंट्रीज में है, उनके नाम आए हैं। बाकी इसके बारे में और जानने के लिए और गूगल कीजिए, गूगल बाबा फ्री है। इंडिया वाले की मुझे नॉलेज है, उसकी नॉलेज नहीं तो मैं जरूर बताता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ETF में बता रहा था आपको, ETF इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल that invest fund pooled by investors to track an index, commodity or a basket of asset। देखिए मान लीजिए मैंने एक गोल्ड ETF बनाया। गोल्ड ETF का मतलब क्या है, मैं आप लोगों से पैसे उठाऊंगा, म्यूचुअल फंड आप लोगों से पैसे उठाएगा और आपके पैसे को गोल्ड में लगा देगा। उस पैसे को मैं गोल्ड में ही लगा सकता हूँ और कहीं लगा ही नहीं सकता। तो अगर आपको गोल्ड खरीदना, डायरेक्ट गोल्ड खरीद लीजिए। अगर आपको ETF खरीदना तो ETF खरीद लीजिए, गोल्ड की ही रिटर्न आएगी। लेकिन गोल्ड खरीदने के लिए अगर आप 1 ग्राम भी खरीदना चाहोगे तो 15,000 रुपये चाहिए। ETF खरीदने के लिए आप 15 रुपए ले आओ तो भी मैं ETF दे दूंगा। तो ETF कुछ नहीं है, बस एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है ना, क्योंकि वो ट्रेड होने लगता है तो इसलिए उसे ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोल देते हैं, क्योंकि वो ट्रेड हो रहा है ऑनलाइन, और आप उसमें से कभी भी पैसे डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अलग चीज़ है। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आप लोगों ने पैसा डाला तो वो पैसा कंपनी के पास चला गया। HDFC म्यूचुअल फंड में डाला तो HDFC म्यूचुअल फंड के पास चला गया। ETF के केस में उन्होंने एक बार आपसे पैसा लेके उसे ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब अगर आप ETF खरीद रहे हो
तो पैसा आपने HDFC म्यूचुअल फंड को नहीं दिया, पैसा आपने मेरे जैसे किसी बंदे को दिया होगा और मेरा ETF आपके पास चला गया और आपके पैसे मेरे पास आ गए, तो अब ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। तो ETF के केस में पैसा म्यूचुअल फंड को नहीं मिलता और म्यूचुअल फंड के केस में आपका पैसा म्यूचुअल फंड को ही मिलता है। तो जितने बंदे यहाँ पर म्यूचुअल फंड एडवाइजर उन्हें तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज ETF एंड व्हाट इज म्यूचुअल फंड, दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। सर बिल्कुल ETF ऐसे- जैसे कि सिर्फ ट्रेड हो रहा है, उसमें मतलब जो पैसा फिर एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे समझ लीजिए कि इस साल में जो पैसा आया वो ETF का गोल्ड खरीदने में नहीं लगेगा, वो सिर्फ एक्सचेंज ही होगा हाँ, हैंड टू हैंड। ETF मान लो 5 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो 5 साल पहले जो पैसा गया था वो कंपनी के पास गया था, कंपनी ने उससे ETF बना दिया। ETF बनाने के बाद जो 5 साल पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टर आपस में ट्रेड कर रहे हैं। अब वो आप खरीद लो, मैं खरीद लो या कोई और खरीद ले, वो हम आपस में खरीद रहे हैं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर। इसीलिए ETF आप नहीं बेच सकते, म्यूचुअल फंड एडवाइजर ETF नहीं बेच पाते क्योंकि उसमें कमीशन मिलेगा ही नहीं। वो तो हम आपस में ट्रेड करते हैं, वो तो एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा वगैरह पे ट्रेड हो रहा है, उनको कमीशन मिलेगा। हम लोग क्या बेचते हैं, हम इंडेक्स फंड बेचते हैं। अगला आ गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। सर इन्वेस्टिंग के पर्पज से एटीएम बेस्ट है या म्यूचुअल फंड? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या बेस्ट है? सर एटीएम कॉमर्शियल। ETF क्यों और म्यूचुअल फंड क्यों नहीं? क्योंकि सर वो सीधा मार्केट में ट्रेड हो रहा है, शेयर मार्केट में। बस ETF में रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों ETF में ज्यादा मिलता है? क्योंकि वो ट्रेड होता है ना सर, जब दाम बढ़ गया तो बेच दिया, दाम डाउन हुआ तो खरीद लिया। वो तो म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। एक्सचेंज स्टॉक है ना सर ये ETF। सर म्यूचुअल फंड में फिर 1 साल का अंदर में करेंगे तो 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो 1% कट जाएगा 1 साल से पहले बेचने पे। दूसरी बात, हर साल आप ट्रेड करो ना करो, आपके एडवाइजर के पास कमीशन जा ही रहा है, तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में एक कॉस्ट है। ETF में कोई कॉस्ट नहीं है, एक बार आपने खरीद लिया तो वो गोल्ड के जिस भी चीज की रेट के साथ चलेगा चलेगा, कोई कॉस्ट नहीं है इसके अंदर, कोई कमीशन नहीं है किसी की, कुछ नहीं है, पूरी लिक्विडिटी है, सब कुछ है। तो ETF इज द बेटर ऑप्शन अगर आप इंडेक्स फंड या किसी म्यूचुअल फंड के किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ETF इज बेटर ऑप्शन। लेकिन कभी भी अपने क्लाइंट को ये बताना मत, वरना वो ETF ले लेगा, आपसे नहीं करवाएगा। म्यूचुअल फंड भी तो बेचना है। दिनेश रावत जी, क्वेरी बोलिए। नहीं सर होगी सॉल्व, मैं ये पूछ रहा था एटीएम के बारे में। ठीक है, विनोद तिवारी जी, क्वेरी बोलिए। विनोद तिवारी जी की कोई क्वेरी नहीं है क्या? सुरजीत जी, क्वेरी बोलिए। सर बोल रहा हूँ, आपने बोला था कि कूपन कोड जो लैंग्वेज यूज होता है वो बॉन्ड के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर तो डिवेंचर के लिए भी यूज हो रहा है। कौन सी लैंग्वेज? कूपन कोड। कूपन होती है इंटरेस्ट के लिए। हाँ, वो बॉन्ड का इंटरेस्ट के लिए बोला था आपने। डिवेंचर और बॉन्ड दोनों एक ही होते हैं। कूपन होता है इंटरेस्ट के लिए, चाहे डिवेंचर पे हो चाहे बॉन्ड पे हो। ओके सर। डिवेंचर अभी आपको पढ़ाए थे, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टर दोबारा आ गया। IDR, GDR, ADR आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप खुद पढ़ कर आएंगे। इनके बीच का डिफरेंस आप पढ़ेंगे। अब आ गया FCCB। FCCB क्या होता है? फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो कुछ टाइम बाद फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूड बाय एन इंडियन कंपनी in a foreign currency. It allows investor to earn a fixed interest rate and जरा म्यूट हो जाइए, कौन है म्यूट? फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड गिव्स देम द ऑप्शन टू कन्वर्ट बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर, जो कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले तो फॉरेन करेंसी में इशू होता है, लेकिन बाद में उस कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए से बोलते हैं फॉरेन करेंसी का बॉन्ड है, लेकिन कन्वर्टेबल है बाद में। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। इसमें भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कूपन रेट, और बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। सब कुछ पहले से ही पता होता है, कब कन्वर्ट होगा, कितने शेयर में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा, सब कुछ पहले से ही होता है इसके अंदर, सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। चलिए, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़कर आएंगे। इसके बाद
डिसएडवांटेज और एडवांटेज वगैरह आप पढ़ेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मेरे से पूछ लेंगे। सर जी ये जो आपने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो बताया सर, जी। ये हम कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? सर बड़े लोग करते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। पहली बात तो इंडिया में इशू नहीं होगा, इंडिया की कंपनी बाहर इशू करती है, और ज्यादातर फंड मैनेजर्स को इशू किया जाता है कि भैया तुम हमारे से आज तो कर्जा ले लो, 10 साल बाद इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से फंड मैनेजर को सस्ते में शेयर मिल जाता है, क्योंकि उसने तो बॉन्ड के पैसे दिए, ब्याज भी खाया 10 साल तक, 10 साल बाद उसी के बदले उसे इक्विटी शेयर मिल गया। इक्विटी शेयर आज 100 रुपये का है, 10 साल बाद 1000 का हो जाएगा। तो पहले उसने 10 साल तक ब्याज खा लिया, जब कंपनी बड़ी हो गई तो कंपनी का इक्विटी शेयर ले लिया। उसके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कर लेना, वरना हमसे पेमेंट वापस ले लेना। 10 साल बाद अगर कंपनी की इक्विटी शेयर की वैल्यू ज़्यादा हुई तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेता है, अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू कम हुई तो अपने पैसे वापस मांग लेता है। तो अल्टीमेटली ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि नॉर्मल बंदा प्रॉफिट नहीं कमा सकता, फंड मैनेजर ही पैसे कमाते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे एफपीआई कौन होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होता है, एफआईआई कौन होता है। सब डिफरेंट है, किस डिफरेंस है इनके बीच में। लोगों को सबको लगता है एफपीआई एफआईआई एक ही चीज है। चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एफआईआई अलग है, एफपीआई अलग है। तो एफपीआई बता रहा हूँ। एफपीआई एक एंटाइटी मतलब एक फर्म है, एक लोकल बंदा नहीं है। देखिए एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब एक लोकल बंदा, मतलब अमेरिका का एक लोकल बंदा हमारे लिए एफआईआई हो गया। भाई हमारे लिए तो फॉरेनर है ना, हमारे लिए तो वो अंग्रेज है। अमेरिका वालों के लिए वो भिखारी होगा, पत्थर मारते होंगे। हमारे यहाँ तो अगर वो अंग्रेज भी आ गए तो लोग फोटो खिंचवाएंगे उसके कंधे पे हाथ रख के, है ना। वहां के लिए वो भिखारी है, हमारे लिए तो अंग्रेज है ना। ऐसे ही एफआईआई वहां के लिए वो छोटा सा इन्वेस्टर होगा, हमारे लिए कौन है वो, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो पहली बात तो इन्वेस्टर है। अब इन्वेस्टर के साथ साथ वो इंस्टीट्यूशनल भी है। इंस्टीट्यूशनल मतलब कोई बड़ी फर्म, छोटा मोटा इन्वेस्टर नहीं है। छोटा मोटा इन्वेस्टर को तो इंडिया आने भी नहीं देंगे हम, 100 रुपये का शेयर खरीदने थोड़ी इंडिया लाएंगे उसे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो प्रोप्राइटरशिप उसकी, लेकिन फर्म बहुत बड़ी है, 500 करोड़ 5000 करोड़ 5 लाख करोड़ की फर्म है। तो फॉरेन का कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर अगर एक लोकल एक प्रोप्राइटरशिप है तो उसे हम बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेकिन अगर वो एंटाइटी है पूरी, मतलब 5 लाख करोड़ की एंटाइटी है, उसमें 5000 लोग हैं मिलकर काम करते हैं, तो फिर हम उसे बोलेंगे एफपीआई। हमारे मतलब अगर पूरी बड़ी फर्म है तो एफपीआई, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो एफआईआई। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एक एंटाइटी है एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो फॉरेन की है, दैट प्रपोजेस टू मेक इन्वेस्टमेंट, और जो इंडिया में ट्रेडिंग करना चाहती है। दीज इंटरनेशनल इन्वेस्टर मस्ट रजिस्टर विद द रेगुलेटर, सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना, टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। मतलब सेंजल में अकाउंट खोलने से पहले पहले अपना पैन कार्ड बनवाते हैं। और पैन कार्ड बनाते समय हम तो क्या लिखते हैं, इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल रेजिडेंट लिखते हैं अपने आप को, या अपने आप को एफआईआई लिखते हैं या एफपीआई लिखते हैं। और एफपीआई लिख के अपना पैन कार्ड बना लेते हैं और उस पैन कार्ड से डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं इंडिया में, और फिर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो इन पर अलग तरह के रूल लगते हैं। पी नोट्स पार्टिसिपेंट, पी नोट्स के बारे में कौन जानता है? पी नोट्स के बारे में कोई जानता है क्या? न्यूज कौन कौन देख रहा है सुबह को 7 से 9? अगर कोर्स खत्म होने के बाद किसी ने ये कहा ना कि सर मुझे तो कोई नॉलेज हुई नहीं, कोर्स करने में तो बड़ा मजा आया, क्लासेस में तो बड़ा मजा आता था, लेकिन अब क्लास खत्म होने के बाद लग रहा है मैं तो सब कुछ भूलता जा रहा हूँ, ये मेरी लाइनें याद कर लेना, यही बोलोगे आप सब। तो जितने बंदे ये लाइन बोल लेंगे ना तो मैं इग्नोर कर दूंगा, उनका जवाब भी नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ आप इग्नोर कर रहे हो। नहीं सर, नहीं देखा। नोट हो गया। 7 से 9 नहीं देख रहे हैं, थोड़ा मोड़ा देखते हैं सर। सुबह को 7 से 9 तो जरूर देखना है, और उसके बाद पूरे दिन टीवी अगर देखोगे तो न्यूज ही देखनी है बस, और कुछ नहीं देखना है। ई नोट प्रोमिसरी नोट में आएगा ना? नहीं, प्रोमिसरी नोट नहीं है ये। पी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। पार्टिसिपेटरी नोट नहीं, पी सर नोट्स बहुत उसका नाम important- मालूम है, लेकिन कैसे वो फंक्शन करता है वो मालूम नहीं है। अच्छा ये तो बता दो पी नोट्स है क्या?
सर वही मालूम है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स है, उसको सेबी कुछ ऐसा देता है कि वो उसको परमिशन देता है कि तुम इंडिया में इन्वेस्ट करो, लेकिन वो कैसे फंक्शन करता है वो मालूम नहीं है। बिल्कुल, एक ऐसी सुविधा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि उसके थ्रू तुम इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। और भाई डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे और उसके थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो डिफरेंस क्या रहेगा? अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे तो इंडिया में भी टैक्स लगेगा, अपनी कंट्री में भी टैक्स लगेगा। लेकिन अगर पी नोट्स के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी कंट्री में ही टैक्स लगेगा। इंडिया में टैक्स लगेगा इनडायरेक्टली, थोड़ा सा ही लगेगा। तो पिछले साल से निर्मला सीतारमन जी ने पी नोट्स होल्डर पे टैक्स लगा दिया था, तो मार्केट 10% टूट गई थी। पिछले साल की बात है, मार्च अप्रैल में, जब बजट आने वाला था तो बजट में पी नोट्स होल्डर पे टैक्स लगाया है पिछले साल ही। तो पिछले साल मार्केट बजट आने के बाद एक ही दिन में 5% टूटी, फिर अगले दिन 3% टूटी, फिर 3% और टूटी। 3 दिन के अंदर 10% टूटी, सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि पी नोट्स होल्डर पे टैक्स लग गया, जिसकी वजह से हमें लगा कि भैया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पी नोट्स के जरिए हमारे इन्वेस्ट करते थे, अब वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो FII की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से निकल जाएगी। तो इस वजह से मार्केट 10% टूटी। लेकिन जब मार्केट टूटी तो लोगों ने, जो जिन्होंने खरीद लिया होगा, उन्हें फ़ायदा हो गया होगा, क्योंकि मार्केट तो टूटती है न्यूज़ पे, लेकिन बाद में रिकवर कर जाती है। बाद में रिकवर कर गई, भाई जो कमाई कर रहा है वो टैक्स भी दे देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब मैं प्री नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ था और किस तरह। सर ये तो एफपीआई इन्वेस्ट करता है, एफआईआई तो इसमें इसका थ्रू इन्वेस्ट नहीं करता है। पढ़ते हैं क्या है, चलो देखते हैं। पी नोट्स कांग्रेस के जमाने से बना था क्या सर? हाँ जी, इसीलिए ठीक की सर, नहीं तो यहाँ पर FFI में भी कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं। ठीक की निर्मला सीतारमन ने। देखिए अब पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, PNs आर द इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेबी। एक तो सेबी ही इशू करता है रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। जो मैंने ऊपर बताया था FPI उन्हें ही करता है। लेकिन टू ओवरसीज इन्वेस्टर, देखिए जो आपके रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ध्यान समझिए, इशू तो करता है सेबी। किसको करता है वो करता है रजिस्टर्ड FPI, जो इंडिया में FPI रजिस्टर्ड वो से कर दिया। अब जो रजिस्टर्ड इंडिया का FPI होता है वो अनरजिस्टर्ड वालों को इशू करता है। मतलब एक बंदा अमेरिका से 5 लाख रुपए इंडिया में लगाना चाह रहा था, चलो मेरा मन कर रहा है यार 5 लाख रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने हैं। अब अगर मैं वहां के सेबी से रजिस्ट्रेशन लूंगा तो मेरे तो 5 लाख तो खर्च ही हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन लेने में, फिर इन्वेस्ट ही क्यों करूं? तो मैं क्या करूंगा, जो बंदा वहां पहले से रजिस्टर्ड है उससे कहूंगा यार मेरे भी 5 लाख लगवा दे। तो वो क्या करेगा, मेरे को क्या दे देगा, पी नोट्स दे देगा। तो पी नोट्स देने से मेरे को वहाँ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर बाहर के बंदे को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो एक तरीका तो है रजिस्ट्रेशन लो, रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत खर्चा है और बहुत पंगे आगे के भी। तो उन सब पंगों से बचने के लिए जो पहले से रजिस्टर्ड बंदा है, एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जो पहले से रजिस्टर्ड FPI है, मैं उसे पैसे देके और अपना इन्वेस्टमेंट करवा लूंगा और वो मुझे उस चीज़ की गारंटी के लिए पी नोट्स दे देगा। तो पी नोट्स के जरिए जो मैं इन्वेस्टमेंट करता था उसमें जो मेरे पे टैक्स लगता ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो इंडिया में जाके इन्वेस्ट किया ही नहीं। मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया, मैंने तो अमेरिका के बंदे के पास इन्वेस्ट किया, तो मेरे पे टैक्स सिर्फ अमेरिका में लगता था। और पी नोट्स पे जो टैक्स आगे का देना होता था वो हमारा FPI दिया करता था। लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने कहा ऐसा करने की वजह से एक तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वहां पर अमेरिका में कौन सा बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा हम अगर पी नोट्स के जरिए इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो पी नोट्स जो अमेरिका का बंदा होता है वो अपना पी नोट दूसरे अमेरिका के बंदे को भेज देता है, उस पर तो हमें टैक्स मिलता ही नहीं। जब वो पी नोट्स है इंडिया का, इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो जब भी वो पी नोट्स अपने अमेरिका के बंदे को बेचेगा हम उस पर टैक्स लेंगे। तो टैक्सेशन बढ़ाने का एक तरीका निकाला था निर्मला सीतारमन जी ने, और जो इंडिया के बंदे पे नहीं लगेगा, जो बाहर के बंदों पे लगना था। लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आई और मार्केट गिर गई। लेकिन जब 3-4 दिन बाद समझ में आई कि भैया पी नोट्स होल्डर पे टैक्स नहीं लगा, उसके सेलिंग पे टैक्स लगा, कि अगर वो होल्डिंग करके उसे बेचता है और बेचने में उसे प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट पर उसे टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले टैक्स चोरी हो जाता था, इंडिया वालों को टैक्स नहीं मिल पा रहा था। तो इस बात को समझ में आई लोगों के, तो मार्केट में वापस बढ़ गई। लेकिन पी नोट्स ही नहीं पता थे लोगों को क्या होते हैं, फिर वो कैसे काम करते हैं, क्या होता है। जब ये पी नोट्स वाली न्यूज़ आई 3 दिन तक किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताया पी नोट्स होते क्या है। इतना इजी सा कंसेप्ट है, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। आज भी आप किसी से पूछ लो पी नोट्स क्या होते हैं, कैसे टैक्सेशन होता है, क्या न्यूज़ आई थी 1 साल पहले, क्या इफेक्ट था उसका, किसी को पता ही नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को? सर मतलब इसका मतलब यह है कि पी नोट्स में प्रॉफिट करने वाला का ऊपर जितना प्रॉफिट किया उसका ऊपर उसका टैक्सेशन लगेगा। हाँ, पहले नहीं लगता था, अब लगता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आज तो बहुत सारा पढ़ा दिया।
तो इतना पतीला कैसे ऐसा पड़ेगा सर, खत्म होगा, बहुत एक पड़ डेढ़ पेज गया। का रह गया, लेसन खत्म हो जाएगा बस। वेंचर कैपिटल फंड मैंने आपको बताया था, शार्क टैंक वाले जो बैठे होते हैं ना, शार्क टैंक इंडिया, जो पैसे लेकर बैठे हैं आप लोगों के साथ इन्वेस्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। कैसे काम करते हैं? एक वेंचर कैपिटल फंड रेफर्स टू अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट, उसके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, व्हीकल लाइक म्यूचुअल फंड बट विद मैंडेट टू इन्वेस्ट मनी इन एंटरप्राइज दैट आर इन अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जो एक अर्ली स्टेज में जो बिजनेस है उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बट विद द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लेकिन अगर उन्हें लगे कल को ये मल्टीबैगर बन सकता है, द लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड एंड द हायर रिस्क ऑफ फेलियर मेक इट डिफिकल्ट टू सच कंपनीज टू एक्सेस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो, जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो भी बेचारे इनिशियल स्टेज में, उनको कोई से कोई लोन तो मिलता नहीं है, तो फिर वो इस तरह की वेंचर कैपिटल फंड के पास जाके अपनी इक्विटी स्टेक बेच के उनसे पैसे ले लेती है। और वेंचर कैपिटल क्या करता है? उनके अंदर अपना मैनेजमेंट डाल देता है, उनकी कंपनी को बड़ा करता है, और बड़ा करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से अपने वाले शेयर बेच देता है ज़्यादा रेट में, और उससे मोटा प्रॉफिट हो जाता है। उसे बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। दूसरा, प्राइवेट इक्विटी फर्म। वेंचर कैपिटल तो क्या करता है? दूसरों के लोगों के पैसे थोड़े थोड़े 100 200 रुपए इकट्ठे करके एक बड़ी कैपिटल बनाता है, और उस कैपिटल को आप लोगों को देके पैसे कमाता है, उसे बोलते हैं वेंचर कैपिटल। प्राइवेट इक्विटी फर्म के अपने पैसे होते हैं, वो किसी से नहीं लेती, वो अपने ही पैसे उठा के आपके अंदर लगा देती है और प्रॉफिट कमाती है, जैसे शार्क टैंक इंडिया वाले, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म। हेज फंड क्या होते हैं? जो हेजिंग करके पैसा कमाते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिव फर्म क्या होते हैं? दीज आर द प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट इन्वेस्ट इन द वेरियस एसेट क्लास रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी। मतलब 20-50 लोग मिलकर पार्टनरशिप करके अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर मिलाकर पैसे से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं AI एसेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एसेट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन होते हैं? आप ही लोग होते हैं, ये तो आपको पता ही है कौन होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो भी आप ही लोग होते हैं जो जाके पैसा लगाते हैं। बस ये चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर नंबर 2 आप करके लाएंगे। फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट का लिंक मैं आपको आज भेज दूंगा, अगर हुआ कोई, नहीं हुआ तो नहीं लूंगा। सेकंड चैप्टर का पूरा टेस्ट मैं आपको 2 दिन बाद लूंगा, यानी कि अगली क्लास में प्रॉब्लम लेने के बाद सेकंड चैप्टर की सारी क्वेश्चन की फिर मैं आपको सेकंड चैप्टर का टेस्ट दे दूंगा। और फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट का लिंक मैं आपको अभी भेज रहा हूं या कल भेजूं? जल्दी बताइए। कल ही भेजिए सर, कल ही भेजिए। कल शाम को फर्स्ट चैप्टर का लिंक भेज दूंगा।